हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों का पीके बाबा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा चैप्टर जो बहुत बहुत इजी है, लेकिन अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हारा स्कोर बूस्ट हो सकता है, क्योंकि इससे शॉर्ट 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो आप चुटकियों में सॉल्व करके आ सकते हैं एग्जाम में। यानी इसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा जोर भी नहीं आएगा और क्वेश्चंस में सॉल्व करने में भी जोर नहीं आएगा और अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यार, इस चैप्टर में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर का कंप्लीट खात्मा करने वाले हैं। यानी इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, साथ के साथ हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वैसे क्वेश्चन भी करेंगे और जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में हर एक टॉपिक से वो भी करेंगे। यानी एक वीडियो, एक क्लास आप लोगों का चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश कर देगी। आप लोगों को कहीं से कोई भी और दूसरा वीडियो और क्लास और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में सब कुछ है। तो आपके पीके बाबा जो है एज यूजुअल, जैसा कि आप सब लोगों के लिए एक फुल ऑन कंटेंट लेकर आते हैं जिसमें आप लोगों को कोई एडिशनल और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो उसी सीरीज में हमारा आज का ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। जो लोग नहीं जानते हैं मुझे वो जान ले कि मेरा नाम प्रवीण कुमार है और प्यार से मुझे आप सब लोग पीके बाबा बोलते हैं। आईआईटी बॉम्बे जेआरएफ, एनआईटी जालंधर एमटेक, ट्रिपल आईटीडीएम बीटेक और आप देख सकते 8+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसका बेनिफिट आप लोगों को भी इसमें मिलने वाला है। अब शुरू करते हैं कि इस चैप्टर के कौन कौन से पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर की आउटलाइन क्या है, व्हाट विल बी द डिलीवरेबल्स ड्यूरिंग दिस चैप्टर। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे कि यार कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बेसिकली चीज क्या है, इस चैप्टर किसके अराउंड है। फिर उसके बाद इसके पार्ट्स हैं, उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन है और न्यूरॉन का डायग्राम और उसकी वर्किंग हम समझेंगे। उसके बाद सीएनएस पीएनएस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हम समझेंगे। ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं और इससे हर साल ईच एंड एवरी ईयर, इससे एवरी ईयर हर साल जो है क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव आए चाहे वो सब्जेक्टिव आए। यानी एक भी साल आज तक ये ऐसा नहीं गया जिसमें ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट से क्वेश्चन नहीं आया हो एग्जाम में। तो भाई ये बहुत प्यारा है, बहुत क्लियर कट तरीके से तुम लोगों को मैं समझाने वाला हूं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज्ड रहते हैं। फिर हम प्लांट हार्मोन्स, अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो प्लांट हार्मोन है, जहां से ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आता ही है। एनिमल हार्मोन्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको भी अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहां पर पूरे के पूरे चैप्टर्स को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से कमेंट में जानना चाहता हूं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमें जानना है कि यार ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। जैसे आपको पानी पीना है, क्या करना है, पानी पीना है। तो आप जब पानी पीने के लिए बोतल की तरफ जाएंगे, आपकी आंखें बोतल को देख रही होंगी, आपके हाथ भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, बोतल को उठाओगे, पानी पियोगे। यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया है कि इसमें आंखों का, हाथों का, दिमाग का, सबका कोऑर्डिनेशन है। क्या सारे जो बॉडी पार्ट्स है आपके वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चल रहे थे, तभी तुम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए। मान लो तुम देख तो बोतल को रहे हो और हाथ पकड़ रहे किसी और चीज को ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। यानी हमारे हैंड्स और आईज जो है कंट्रोल्ड है, और वो कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा सेंट्रल कंट्रोलर। और दोनों के कंट्रोल इस तरीके से है कि दोनों का जो मूवमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड मूवमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, यानी आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क्स इन अ रेगुलेटेड मैनर, इट इज नॉन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आप सब लोग समझ चुके हैं। जैसे आप लोगों ने स्कूल में भी कई बार नाम सुना होगा कि स्कूल में काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप लोगों की टीम बनाई जाती है।
5-5 लोगों की टीम बनाई जाती है, 3 लोगों की, 4 लोगों की, जैसे भी टीम बनाई जाती है। और कई बार आप लोगों ने ऐसे गेम्स, ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे टास्क परफॉर्म किए होंगे और टीचर ने कई बार आपको डांटा भी होगा कि यार तुम लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब तुम लोग जो है मिलजुल कर एक रेगुलेटेड मैनर में काम नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग कि तुम्हारे बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हमारी बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब क्या होता है, देखो यहां पर आप थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा सिस्टम यूज करना चाहिए जो कंट्रोल्ड हो, यानी कोई तो उसका कंट्रोलर हो, और कोऑर्डिनेटेड हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हम यहां पर करेंगे, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जो है इस प्रिंसिपल पर काम करने के लिए, हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, इस प्रिंसिपल पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब वो क्या है क्या नहीं है ये आगे हम समझेंगे। कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो दो टाइप का कोऑर्डिनेशन है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो यार नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम समझते हैं, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है ट्रैवल करती है थ्रू आउट द बॉडी और फिर हमारा का पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होते हैं। ऐसे ही हार्मोनल में क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल मैसेंजर सीक्रेट होते हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं और फिर उन केमिकल मैसेंजर्स के तौर पर यहां पर इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है और काम करता है। अब इनके विषय में मैं थोड़ी सी बात करूं, देखो ये केमिकल मैसेंजर है, इट इज अ केमिकल, और जनरली ये सारे केमिकल लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये केमिकल्स फ्लो करेंगे, एक टारगेट जहां से ये निकलेंगे वहां से टारगेट साइड तक जाएंगे। एक है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस बिहेव्स लाइक वाटर फ्लूइड, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स करंट। यार आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा तेज दौड़ती है कि पानी ज्यादा तेज दौड़ता है? फ्लो ऑफ वाटर इज मोर फास्ट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मोर फास्ट। बताओ विच वन इज फास्टर? आप समझते हैं कि फास्टर कौन है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जिसमें मैसेजेस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू पास ऑन होते हैं, दिस इज अ वेरी फास्ट और क्विक कोऑर्डिनेशन। बट ये जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है इन विच केमिकल हार्मोन्स यानी कि जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, दैट इज स्लो। नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिर्फ एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स और जितने भी एनिमल्स हैं जनरली इनमें पाए जाता है, लेकिन प्लांट्स में ये नहीं होता है। यानी न्यूरल कोऑर्डिनेशन या नर्वस कोऑर्डिनेशन इज एब्सेंट इन प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे हार्मोन्स हैं जो अपने अपने काम करते हैं। तो यानी एनिमल्स में तो हार्मोन्स होता ही है, एज वेल एज प्लांट में भी हार्मोन्स जो है होते हैं। यानी प्लांट के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेशन होगा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होगा ओनली। क्या नर्वस कोऑर्डिनेशन होगा? नहीं। एनिमल्स में दोनों कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स में सिर्फ एक टाइप का कोऑर्डिनेशन, दैट इज नॉन एज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, जो कि स्लो होता है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है। ये मैंने आप लोगों को समझाया। अब अपन सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जो नर्वस टिश्यू होते हैं, टिश्यू आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से बना होता है। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल बॉडी ऑर्गन्स है, वो किससे बने होते हैं? नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। और ये नर्वस टिश्यू जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में एक नर्व सेल का नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नर्व सेल्स, और इन नर्व सेल का विशेष नाम भी है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर, और लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने एक्सक्रीशन में एक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन।
तो कभी भी नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होना। नेफ्रॉन इज द पार्ट ऑफ, इज द फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ब्रेन और नर्वस टिश्यू, योर नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। और ये जो न्यूरॉन्स है ये स्पेशलाइज्ड है किसमें, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल है, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक ये मैसेजेस पहुंचाते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन कहलाता है, और वही न्यूरॉन का जो है हम यहां पर पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। न्यूरॉन के बारे में एक विशेष बात मैं बता दूं तो जो कुछ कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, हमने सेल्स, आपने 9th में पढ़ा होगा एक चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो न्यूरॉन होता है, यानी नर्व सेल होती है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स बहुत छोटे से बहुत बड़े साइज के भी होते हैं, बहुत लंबी साइज के। और हमारे पास एक सियाटिक नर्व यानी स्पेशलाइज्ड नर्व न्यूरॉन है जिसको सियाटिक नर्व सेल बोलते हैं। वो नर्व सेल अकेली लगभग 90 to 100 सेंटीमीटर, यानी इट इज ऑलमोस्ट 1 मीटर लॉन्ग, यानी ऑलमोस्ट 1 मीटर लॉन्ग सिंगल सेल जो है उसका नाम क्या है, सियाटिक नर्व है, जो ह्यूमंस में पाई जाती है। जो कि यहां पर जो हिप जॉइंट होता है, हिप, ये जो हमारी टेल बोन होती है, यहां से निकलकर सीधे हमारे पैर के अंगूठे तक जाती है, ठीक है। दैट इज द लॉन्गेस्ट नर्व जिसका नाम क्या है, सियाटिक नर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस न्यूरॉन के डायग्राम को समझते हैं। न्यूरॉन के डायग्राम में कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझे। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का होता है, जिसमें यहां पर जो इसका मेन पार्ट है जिसको सेल बॉडी हम बोलते हैं, सेल बॉडी के यहां पर कुछ हेयर टाइप जो है ऐसे बिखरे बिखरे वो पार्ट्स निकले होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। दीज पार्ट्स आर नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है। इस सेल बॉडी के अंदर दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी यहां पर न्यूक्लियस होता है। फिर ये सेल बॉडी से एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और इस एक्सॉन के लास्ट में होती है एक्सॉन एंडिंग या नर्व एंडिंग। इसको एक्सॉन एंडिंग भी बोलते हैं, एक्सॉन एंडिंग भी बोलते हैं, नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बीच में यहां पर कुछ सेक्शंस होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं जो लॉन्ग ऐसे टेल टाइप होता है, जिसमें बीच में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं, ठीक है। अभी हम यहां पर बात करेंगे एक एक करके कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो एंटर करता है डेंड्राइट के थ्रू, कहां पर, सेल बॉडी में। यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो कहां से एंटर करी है, कहां से एंटर करी है, वो डेंड्राइट से एंटर करी है। डेंड्राइट से एंटर करके कहां जा रही है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से फाइनली वो नर्व एंडिंग तक पहुंच जाती है। और जैसे नर्व एंडिंग पर पहुंचती है, ये यहां से इस नर्व एंडिंग के थ्रू इस न्यूरॉन को लीव करके दूसरे न्यूरॉन पर एंटर कर जाती है। यानी ऐसे वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैरी फॉरवर्ड होती रहती है वाया न्यूरॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो भाई यहां पर वही चीज है कि इस फिगर में लिखा हुआ है कि वन इज वेयर इंफॉर्मेशन इज अक्वायर्ड, उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स, जिसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, ये सेल बॉडी से होती है। थर्ड है वेयर दिस इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, वो एक्सॉन है, और इस एक्सॉन की एंडिंग पर ये न्यूरॉन को लीव कर देता है इंपल्स। अब आप लोगों ने देखा कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा, एक न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ेगा। भाई एक न्यूरॉन को लीव करेगा तो दूसरे न्यूरॉन में रिसीव होगा वो इंफॉर्मेशन, तो न्यूरॉन पर रिसीव कहां हो रहा है, डेंड्राइट पे, लीव कहां से करा, एक्सॉन एंडिंग पे। यानी एक्सॉन एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में क्या होगा, एक जंक्शन होगा, ठीक है। तो एक्सॉन एंडिंग और किसके बीच, डेंड्राइट्स के बीच जो जंक्शन होगा, उसी जंक्शन की बात हम यहां पर कर रहे हैं। अ स्मॉल गैप बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स
where nerve impulse passes from one neuron to the another neuron in a direction is called synapse। यानी साइनेप्स वही गैप है जहां पर ये नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन की, ठीक है। अब दूसरे न्यूरॉन में पास होगा तो दूसरे न्यूरॉन में क्या होगा, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स है दूसरे न्यूरॉन का। तो ये एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इसके बीच में जो गैप है दैट गैप इज नोन एज साइनेप्स। ये गैप क्या कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है। और साइनेप्स ही है दैट अलाउज द डिलीवरी ऑफ सच इंपल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू दी अदर सेल्स। और यही साइनेप्स जो है न्यूरॉन से दूसरी सेल्स के पास भी इंफॉर्मेशन को अलाउ करता है, लाइक मसल सेल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स क्या करती है, ये सीक्रेशन करती है केमिकल मैसेंजर्स जिनको हम हार्मोन बोलते हैं उनका। लेकिन ये कब करती है, ये कंट्रोल्ड होती है हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है। अब इस पर आया हुआ क्वेश्चन 25 का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली 25 में ये क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो न्यूरॉन में कैसे ट्रेवल करती है, क्या नर्व एंडिंग से एक्सॉन, सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट? नहीं, दिस इज द रिवर्स साइकिल, रिवर्स पाथ, ये गलत है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल सत्य वचन है। इसी तरीके से जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। उसके बाद ये भी देख लेते हैं, सेल बॉडी से डेंड्राइट नहीं, सेल बॉडी से डेंड्राइट नहीं जाता, डेंड्राइट से एक्सॉन, डायरेक्ट एक्सॉन नहीं जाएगा भाई, पहले सेल बॉडी आती है, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। तो यहां पर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी पर सेम क्वेश्चन जो है 24 में भी आया है। क्या क्वेश्चन आया है, बिल्कुल थोड़ा सा बदला है। इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल, यानी ऐसी साइट जहां पर इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सेस हैं वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं। क्या वो एक्सोन में होते हैं, या वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, या डेंड्राइट में, या सेल बॉडी में? मैं अभी आप लोगों को एक विशेष बात बताऊंगा, एक विशेष बात बताऊंगा। एक्सोन में पास ऑन हो रहे हैं, डेंड्राइट्स में रिसीव हो रहे हैं, सेल बॉडी से भी पास हो रहे हैं। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यही वो जंक्शन है जहां पर कन्वर्जन होगा। साइनेप्स, साइनेप्स के बीच की बात चल रही है, साइनेप्स, साइनेप्स में चल रही है ये बात, है ना। जो साइनेप्स है, जो मेनली बीच का गैप होता है, वहां पर ये सारा कन्वर्जन होता है। अब आगे आ जाओ, टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। देखो, हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन एंटर करे फिर ही तो पास ऑन होगी। तो वो जो हमारी बॉडी की सेंस ऑर्गन्स होते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसको मैं बोलता हूं, यानी बाहर तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, उसका पता हमारे बॉडी के अंदर कैसे चलेगा, यानी हमारे पास कोई सेंसर होगा जो उस टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। किसी ने आपको छुआ तो आपके पास कोई सेंसर होगा जो किसी के कांटेक्ट को डिटेक्ट करता है। आपके पास कोई सेंसर होगा जो ये पता लगाता है कि स्वाद कैसा है, स्मेल कैसी है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स और न्यूरॉन्स होते हैं, उनके विषय में हम थोड़ा सा बात करते हैं। उनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर बोले तो दे रिसीव्स द स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहां पर टच को सेंस कौन करता है, टच को सेंस स्किन, जनरली हमारी स्किन करती है टच को सेंस। और स्किन के अंदर होते हैं थिग्मो रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं, थिग्मो रिसेप्टर, यानी थिग्मो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स और द न्यूरॉन्स वी कैन से, जो प्रेजेंट होंगे स्किन पर और क्या डिटेक्ट करेंगे, क्या सेंस करेंगे, टच को सेंस करेंगे। फिर हम टेस्ट की बात करते हैं। सारे टेस्ट बर्ड्स हमारे कहां पर होते हैं, टंग में होते हैं। टंग के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम गस्टेटो रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गस्टेटो रिसेप्टर। ये गस्टेटो रिसेप्टर का काम क्या है, ये भाई क्या करता है, जो भी तुम खाते हैं ना उसका स्वाद यही तुम्हारे मन तक पहुंचता है, दिमाग में लगता है हा 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 क्या लबाबदार बना है। वो जो टेस्ट का फील है ना भाई, वो टेस्ट का फील, वो टेस्ट के सेंसेशन कहां से जाते हैं, इसी गस्टेटो रिसेप्टर से जाते हैं। फिर उसके बाद फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो का मतलब क्या है, लाइट। फोटो तभी अच्छा आता है जब लाइट अच्छी होती है। जब भी तुम कहीं घूमने जाते हो और ग्रीनरी देखते हो, एकदम
क्या लाजवाब सीन है भाई, क्या मस्त ग्रीनरी है भाई, मन करता है नेचर की गोद में सो जाऊं यहीं, हैं बोलते तुम लोग। तो ये जो आंखें हैं जिनके अंदर फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो आपको फोटो यानी फिल्म यानी पिक्चर यानी कि वीडियो दिखाने में हेल्प करते हैं, उसको सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो लाइट को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स क्या है? फोटो रिसेप्टर्स। और कहां प्रेजेंट होते हैं? आई के अंदर। फिर ऐसे ऑडियो रिसेप्टर्स, जैसे मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, ये भी एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रही है। कहीं मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूं, कभी मैं तुमसे गुस्से में चिल्ला रहा हूं, तो क्या तब दोनों केसेस में तुम्हारे भाव अलग अलग होंगे? लेकिन इन दोनों सीन को ब्रेन ने इवेल्युएट तो किया, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक किसने पहुंचाई? ईयर्स ने। तो जो फोनो और ऑडियो रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं। फिर ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, हम लोग स्मेल भी करते हैं, तो जो हमारी नोज होती है जो स्मेल को डिटेक्ट करती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब इस पर भी क्वेश्चन आया है 24 में। इस पे क्या क्वेश्चन आया कि सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है जिसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल का कार्यक्रम है। क्या डिटेक्ट करते हैं? स्मेल डिटेक्ट करते हैं। स्मेल डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन है? नोज। क्या है? नोज। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। मैंने आपको बोला ही था कि आप ऐसे हलवे चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसमें आपके 6 मार्क्स कंफर्म है, अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख लिया तो। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शंस होते हैं, देखो अगर आप लोगों ने यहां पर पानी की बोतल देखी तुमने, अब तुमने बोला यार पानी पिया जाए क्या, यार इसमें पानी है ना, 4-5 दिन हो गए इस बोतल में पानी भरे हुए, खराब हो गया होगा, यहां नहीं पीते हैं, ऑफिस में चलते हैं, वहां पर बुला लेंगे किसी को पानी की बोतल लेकर। यानी ये जो एक्शंस हैं इसमें मेरे पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है और मैं सोच सकता हूं और सोच समझकर डिसीजन लूंगा कि मुझे पानी पीना है या नहीं पीना है। आर यू गेटिंग? यानी माई ब्रेन इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन दिस टास्क। बट एक सिचुएशन की बात करते हैं। एक बार की बात है, मैं फोन पर बात कर रहा था। अभी तुम लोग भी फोन पर बात करते करते खो जाते हैं ना, मैं भी खो गया था। और मैं खड़ा हुआ था पानी पूरी के ठेले पे। पानी पूरी वाले भैया ने एक फ्राई पैन, तवा रखा हुआ था जो बहुत गर्म हो रखा था, आलू टिक्की बनाते थे उस पे। वो अचानक से फोन पे बात करते करते मैंने उस तवे पे हाथ रख दिया। अब ये बताओ, क्या तवे पे हाथ रखकर मैं ये सोचूंगा कि ये तो बहुत गर्म है, ऐसे तो मेरा हाथ जल जाएगा, मुझे मेरे हाथ को उठा लेना चाहिए? क्या इन दिस सिचुएशन माय ब्रेन इज एक्टिवली इन्वॉल्व, ब्रेन कैन बी एक्टिवली इन्वॉल्व एंड मेक द डिसीजन दैट हैंड शुड बी विथड्रॉन और नॉट? नो। जैसे ही मेरा हाथ टच होगा तुरंत मैं हाथ हटा लूंगा। ये जो इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है विदाउट थिंकिंग बाय द ब्रेन, दिस इमीडिएट रेस्पॉन्स इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। जहां पर आप ये नहीं सोचते कि हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्स एक्शन होगा। चलो इसको समझते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक और रैपिड रिस्पॉन्स है टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब जो भी एक्सटर्नल चेंजेस हुए हैं, जैसे कि वहां पर हाई टेम्परेचर आ गया मेरे स्किन पर, तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से मेरे को रिफ्लेक्स एक्शन करना पड़ा। तो स्टिमुलस क्या हो सकता है? कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सब जो है एग्जाम्पल है इसके, किसके? रिफ्लेक्स एक्शन के। इट प्रोमोट्स, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेज। ये क्या करता है? बॉडी को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और डज नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस थॉट। यानी हमारे ब्रेन का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जो कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं होता है इस केस में। यहां पर जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर है
दैट इज डायरेक्टली ड्रिवन फ्रॉम द स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड से। तो इन रिफ्लेक्स एक्शन द मैसेज इज पास्ड स्ट्रेट टू द मोटार न्यूरॉन थ्रू द रिले न्यूरॉन, और यहां पर स्पाइनल कोड ही इसको कनेक्ट कर देती है, वही यहां पर डिसीजन मेकिंग की पावर रखती है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड थ्रू द स्पाइनल कोड ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है, नॉट बाय द ब्रेन। यहां पर ब्रेन से नहीं होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको 10 बार बोल चुका हूं कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो दिस बिकॉज इट मे टेक मोर टाइम फॉर द ब्रेन टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल्स और इनपुट एंड रिस्पॉन्स टू दैट इनपुट और आउटपुट, यहां पर जो है बहुत क्विक एक्शन होना है, और दैट क्विक एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो है पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, वो जो डायग्राम है वो क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर हीट है, बहुत ज्यादा गर्म है, ये क्या करेंगे, आपकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स जो है इसकी इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करेंगे। अभी रिसेप्टेड इंफॉर्मेशन जो है कहां जाएगी, ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होते हुए कहां जाएगी, स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड जो है बिकॉज इट इज वेरी हॉट, और यहां पर हमें समय नहीं लगाना है, तो स्पाइनल कोड इसको डायरेक्ट रिले न्यूरॉन के थ्रू, रिले न्यूरॉन बोले तो कनेक्टिंग न्यूरॉन बिटवीन द मोटार और सेंसरी न्यूरॉन, तो ये रिले न्यूरॉन जो है ये मोटार न्यूरॉन से कनेक्ट कर देगा इंफॉर्मेशन को। मोटार न्यूरॉन सीधे सीधे मसल न्यूरॉन पर पहुंचाएंगे, सॉरी मसल्स पर पहुंचाएंगे। मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड जो भी करना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो कर देंगे। यानी यहां पर जो पूरा का पूरा पाथ है उसमें क्या है, सबसे पहले रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटार न्यूरॉन, फिर इफेक्टर मसल। ये पूरा का पूरा पाथ होता है रिफ्लेक्स आर्क का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप लोगों का रिफ्लेक्स आर्क जो है वो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन इसमें देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क जो है स्पाइनल कोड इसमें मेन डिसीजन मेकिंग पावर रखती है। इसमें क्या होता है, जो सेंस ऑर्गन होता है वो स्टिमुलस को रिसीव करता है, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन जो है वो कन्वे करते हैं इस सेंस्ड इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड के अंदर जो है स्पाइनल कोड इसे इंटरप्रेट करती है और स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली जो अप्रोप्रिएट कमांड होती है वो मोटार न्यूरॉन को दे देती है। मोटार न्यूरॉन क्या करते हैं, फिर फर्दर कनेक्ट करते हैं इसको मोटोर यानी एफरेंट न्यूरॉन जो है वो फर्दर कनेक्ट करते हैं किससे, इफेक्टर से और मसल से। इफेक्टर और मसल्स जो है फर्दर जो भी न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट कर देते हैं। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो 20 में आया, 23 में आया, 25 में आया, 26 में भी आ सकता है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो आप सब लोग जानते हैं इट इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पाथवे का पूरा डायग्राम आप बना सकते हो। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड में क्या है रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से मोटार न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन से इफेक्टर और जो भी आपकी मसल्स है वो। वेयर आर दे फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, और ये रिफ्लेक्स आर्क कहां फॉर्म होते हैं वो पूरा समझाना। व्हाई हैव रिफ्लेक्स आर्क्स इवॉल्व्ड इन एनिमल्स, क्यों इवॉल्व्ड है, आपको सिंपल सा रीजन बताना है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन द डिसीजन मेकिंग टेक सम टाइम एंड दीज काइंड ऑफ स्टिमुलस और एक्शंस डू नॉट रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्विकली फास्ट होते हैं। अब यहां पर वापस से इसका पूरा का पूरा पार्ट 24 में है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स व्हेन समवन हैंड्स टचेस हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट को अनकॉन्शियसली टच करोगे तो वही होगा, अनकॉन्शियसली टच करोगे तो क्या होगा, अगेन रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन को क्या होगा, सबसे पहले के रिसेप्टर्स होंगे स्किन पर, बिल्कुल वो मोटार न्यूरॉन नहीं, जो रिसेप्टर्स है डायरेक्ट मोटार न्यूरॉन से कैसे कनेक्ट होंगे,
रिसेप्टर इन द स्किन रिले न्यूरॉन, डायरेक्ट रिले न्यूरॉन से भी नहीं होते। रिसेप्टर्स इन स्किन सेंसरी न्यूरॉन, बिल्कुल करेक्ट है। फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटार न्यूरॉन, फिर इफेक्टर मसल्स इन द आर्म, बिल्कुल सही है। यानी सी यहां पर करेक्ट आंसर। डी को भी चेक कर लेते, जो रिसेप्टर्स है स्किन में वो सेंसरी न्यूरॉन से, फिर एफरेंट या इफेक्टर मसल से है, नहीं, डायरेक्ट नहीं है, बीच में मोटार न्यूरॉन आता है, रिले न्यूरॉन आता है। ठीक है, तो यहां पर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन पर। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा है ब्रेन और स्पाइनल कोड, यानी हमारा जो मेन कंट्रोलिंग यूनिट है ब्रेन, उससे जो यहां से डायरेक्ट कनेक्टेड है स्पाइनल कोड, तो दैट स्पाइनल कोड एंड ब्रेन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इन इंटीग्रेटेड, यानी बॉडी के सभी पार्ट से जो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी वो इंटीग्रेट होगी स्पाइनल कोड में, फिर वो प्रोसेस होगी ब्रेन पर, यानी ये मेन रोल है। उसके बाद पेरिफेरल पर बात करें तो ये जो बॉडी पार्ट से स्पाइनल कोड तक लाने की, या क्रेनियल जो पार्ट से स्पाइनल उस पर ब्रेन तक लाने की जो मेन डिवाइडेड ब्रांचेस होती हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो जो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके और जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके बीच की जो कनेक्टिंग यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक स्पाइनल नर्व्स, एक क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी हुई है, और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई। यहां पर ब्रेन से जुड़ी हुई क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कोड से जुड़ी स्पाइनल नर्व्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है हमारा नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में जो हमारा मेन रोल प्ले करता है दोस्तों, दैट इज नोन एज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को समझते हैं, और ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको हम एक एक करके यहां पर पढ़ते हैं। देखो, ह्यूमन ब्रेन जो है ये तीन पार्ट्स में होता है, यानी कि ब्रेन जो है तीन, पूरा का पूरा जो हमारा भेजा जो है ये तीन टाइप्स के ब्रेन से कंपोज्ड है। एक को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, एक को बोलते हैं मिड ब्रेन, एक को बोलते हैं हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, जो भी हम पीछे बोल सकते हैं। यहां पर आप देखोगे तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो द रेप्लिका ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम बात करेंगे तो ये जो मेजर पोर्शन है, ये जो बड़ा पोर्शन है जो आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बड़ा पोर्शन जो है दैट इज नोन एज फोर ब्रेन। ये यहां से आप देखोगे फोर ब्रेन। इसके बीच में यहां पर जो छोटा सा पार्ट होता है दैट इज मिड ब्रेन, और यहां पर हमारे पीछे कपाल में यहां पर पीछे जो होता है हमारा ब्रेन, उसको बोलते हैं अपन हाइंड ब्रेन। कौन से ब्रेन का क्या काम है, इस ब्रेन के अंदर इंटरनल और कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ये सब हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अभी हम यहां पर समझने वाले। ठीक है, ये आपकी बुक का डायग्राम है। देखो, अब आप इसमें एक और चीज ध्यान से देखना, फोर ब्रेन, ये पूरा का पूरा ब्रेन इसमें बता दिया। ठीक है, इस फोर ब्रेन में यहां पर जहां पर मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के पास में ही हाइपोथैलेमस है। ठीक है, उसके पास ही पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी के पास ही यहां पर जो है हाइंड ब्रेन है। ये हाइंड ब्रेन आप देख रहे हैं। हाइंड ब्रेन में क्या होगा, इस पूरे के पूरे हाइंड ब्रेन में पोन्स है, मेडुला है और सेरेब्रम है, सेरेबेलम है। तो ये बुक का पार्ट है, यानी बुक में भी जो है फोर ब्रेन को और अदर क्लासिफिकेशंस के साथ नहीं दिया है, फोर ब्रेन के साथ साथ हाइपोथैलेमस को भी डिस्कस किया है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऑल्फैक्टरी लॉब्स होती है, उनके बारे में भी बात की गई है बुक के अंदर। मिड ब्रेन के बारे में है, और यहां पर हाइंड ब्रेन के जो तीन पार्ट्स है, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, इनके विषय में बात हुई है। फिर यहां पर स्पाइनल कोड आ गया। अब एक और चीज इसके ऊपर है, जो इसके ऊपर की जो कवरिंग है ना दोस्त, ये कवरिंग, इस कवरिंग में क्रेनियल जो इसका है, क्रेनियम जिसको बोलते हैं, स्कल जो है, उसके विषय में भी कि ये स्कल किससे कंपोज्ड है, कैसे बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहां पर फोर ब्रेन में हम सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और इनके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट जो भी हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है उसमें करने ही वाले हैं। फिर हम मिड ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं आपकी बुक में, तो जितनी है उतना हम डिस्कस करेंगे। फिर हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कवरिंग पर बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है।
तो हमारे ब्रेन की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम स्किन बोलते हैं, उस स्किन के ऊपर होते हेयर्स, यानी फर्स्ट लेवल ऑफ जो प्रोटेक्शन है वो तो हेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर स्किन के नीचे आप आओगे तो आप जैसे यहां पर टप टप करोगे ना अपनी खोपड़ी में, तो ये आवाज आती है टप टप, यानी कि इट इज अ हार्ड स्कल जो किससे बना है, बोन से। तो यहां पर फिर आती है बोन के नीचे होता है मेन आपका प्रोटेक्शन सिस्टम जो हाई इंपैक्ट से आपको प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ये जो मेनिंजेस है ये 3 टाइप के होते हैं, 3 लेयर में होते हैं। सबसे पहले ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर। यानी ब्रेन के जो सबसे अंदर जो ब्रेन है उस ब्रेन के सबसे क्लोज में होगा पिया मैटर। पिया का मतलब समझते हो, दैट इज लव्ड वंस, यानी सबसे प्रिय। सबसे प्रिय तो सबसे पास रहेगा ना, तो ब्रेन का सबसे प्रिय पार्ट है पिया मैटर। फिर है अरेक्नोइड मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर। अभी आप ये समझ लो सबसे पास होगा पिया मैटर, सबसे दूर दूर सबसे दूर है ड्यूरा मैटर, बीच में है अरेक्नोइड मैटर। यानी अगर ये तीनों मेनिंजेस का ऑर्डर आप लोगों को याद नहीं रहे तो ब्रेन के सबसे पास वाला पिया मैटर, फिर अरेक्नोइड और सबसे दूर वाला ड्यूरा मैटर, ये 3 मेनिंजेस हैं। इसके बाद एक फ्लूइड होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, जो इंपैक्ट्स और जर्क्स लगते हैं, जब कभी खोपड़ी पर चोट लग जाए तो वो इंपैक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को फर्दर डैमेज से। ठीक है, तो डैमेज प्रोटेक्शन में सबसे पहले स्किन और हेयर, उसके बाद बोन के नीचे है मेनिंजेस में क्या क्या है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर। फिर उसके बाद है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यानी इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहता है। आपको डायग्राम बनाकर यह बताना है इस क्वेश्चन में, जो कि 25 में पूछा है कि हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। उसके बाद डॉक्टर फाइंड्स इन वन ऑफ हिज पेशेंट दैट ही इज नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर पोस्चर एंड बैलेंस, जो कि अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के कंट्रोल में, उस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाउ आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड, व्हिच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, अब यहां पर भी ये 2020 में क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, देखो देखते ही तुम लोग को डर लग गया होगा। हम जानते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल सिस्टम जो है उसको सबसे पहले आप ये बता दोगे कि किससे कॉन्स्टिट्यूटेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप जानते हो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कॉन्स्टिट्यूटेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हैं। तो इन सबको आप अच्छे से डिफाइन करेंगे और डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाकर लिखेंगे। उसके बाद कि ये जो कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्या क्या कंपोनेंट है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो कंपोनेंट्स है वो कैसे प्रोटेक्टेड है उस पर हम बात करेंगे। तो मेनली हमारे बुक के अंदर तो ब्रेन के प्रोटेक्शन का ही बात हुआ है, वो हम यहां पर देख लेंगे। ये बोल रहे विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी है वो होने से बॉडी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है एक्सेप्ट ब्रेन, यहां से यहां तक का क्रेनियल नर्वस सिस्टम में आता है, यहां से नीचे तक का जो आता है स्पाइनल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो स्पाइनल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी पूरा का पूरा बॉडी गेट पैरालाइज्ड। ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें लिखनी है। अब समझो फोर ब्रेन, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है फोर ब्रेन, उसको समझते हैं। इट इज द लार्जेस्ट, आपको इसके विषय में जो जानकारी लिखनी है वो लिखनी है, ये लार्जेस्ट है और मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन है। मेन थिंकिंग पार्ट है हमारी ब्रेन का, यानी जितने भी सोचने समझने की या डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, दैट पावर रेजाइड्स ऑन दी क्या, फोर ब्रेन जो है मेनली सेंसरी इंपल्सेस रिसीव करता है बॉडी के वेरियस पार्ट से और इसे कंप्राइज करता है और कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। अब फोर ब्रेन को भी मैं अगर पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक पार्ट होता है इसका मेजर पार्ट जिसको हम बोलते हैं सेरेबेलम, और यही सेरेबेलम जो है ये मेन थिंकिंग पार्ट, मेन डिसीजन पार्ट होता है फोर ब्रेन का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, हियरिंग, यूजेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। किसी ने आपको कुछ बोला तो उस इंफॉर्मेशन से क्या इंड्यूस करना है, क्या कार्यक्रम करना है, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द सेरेब्रम।
तो सेरेब्रम ये सारे काम करता है। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन, यानी सेरेब्रम के अंदर भी काफी सारे सेपरेट एरियाज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती हैं उन पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या प्रोसेस करना है, उनको कहां स्टोर करना है, क्या करना है, ये सेपरेट एरियाज होते हैं सेरेब्रम के पास, वहां पर ये सारा का सारा कार्यक्रम होता है। उसके बाद हम बात करें, एक है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये पेयर ऑफ लोब्स होती है जो बहुत ही छोटी होती है, जो प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। क्लब शेप्ड बॉडीज होती है जो वाइडली सेपरेटेड होती है, ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर होती है, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्मेल फ्रॉम द डिफरेंट रिसेप्टर्स, यानी डिफरेंट रिसेप्टर से जो स्मेल डिटेक्ट करने का कार्यक्रम है वो कौन करती है, ये ऑल्फैक्टरी लॉब्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है हमारे फोर ब्रेन के अंदर। फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसको हम ग्लैंड भी बोलते हैं, इट इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ग्लैंड भी है। ये क्या करता है, कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट करती है जो आगे जाकर आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो हाइपोथैलेमस है ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी के पास जो है एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन साथ के साथ ह्यूमंस को और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनको हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। हम वार्म ब्लडेड है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का सारा काम है वो कौन है, किसके पास है, वो हाइपोथैलेमस के पास। इसको हमारी बॉडी का थर्मोमीटर भी बोलते हैं। थर्मोमीटर ऑफ आवर बॉडी इज नॉन एज हाइपोथैलेमस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग जो है, यानी भूख लगना, प्यास लगना, वो भी कहां से कंट्रोल्ड है, वो भी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल्ड है। ये है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट। फिर हम मिड ब्रेन पर आते हैं। देखो मिड ब्रेन का कोई खास स्पेसिफिक रोल यहां पर इस वीडियो में, सॉरी इस चैप्टर में आप लोगों के नहीं डिस्कस हुआ है, तो जितना डिस्कस हुआ है मैं बता देता हूं। ये मेनली फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन इज द मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसमें ऊपर फोर ब्रेन है और ऐसे ऐसे है, ये ऊपर पूरा का पूरा पोर्शन फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन और साइड में यहां पर जो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट पीछे वो है हाइंड ब्रेन। ये दोनों को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन। ये क्या कंट्रोल करता है, ये हेड, नेक और ट्रंक के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, जो साउंड को लोकेट करने के लिए होता है। जैसे हम लोगों को कहीं से आवाज आती है तो अपन तुरंत होते हैं कि यार क्या आवाज आ रही है, कहां से आ रही है, तो दैट मूवमेंट ऑफ ट्रंक, नेक और ये सब जो है हेड, ये सब जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, मिड ब्रेन द्वारा कंट्रोल्ड है। ये विजुअल रिफ्लेक्सेस जो कि ऑब्जेक्ट को फोकस करने में काम आते हैं, उसमें भी ये मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई मसल्स, पुपिल साइज एक्सेट्रा, यानी हमारी आंखों के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है कुछ हद तक। अब एक और मेन पार्ट है हमारे चैप्टर में, वो है हाइंड ब्रेन, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट है, एक है सेरेबैलम, एक है पोन्स, एक है मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरेबैलम का मेन काम होता है पोस्चर बैलेंस का, इसको हम एक एक करके यहां पर समझते हैं। सेरेबेलम जो है मेनली क्या कंट्रोल करता है, पोस्चर बैलेंस बनाए रखता है और प्रिसीजन मेंटेन करता है हमारे एक्शंस में, ठीक है। ये सारा का सारा कार्यक्रम कौन कर रहा है, हमारा सेरेबैलम, ठीक है। मेडुला जो है वो क्या करता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस का मतलब क्या होगा, वॉल्यूंटरी एक्शंस का मतलब होता है ऐसे एक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज जो हम डिसाइड कर सके, जिनमें हमारे डिसीजन के अकॉर्डिंग, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म होता है, वो वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं। जैसे मैं यहां पर इस बॉटल को उठाना चाहता हूं तो दिस मूवमेंट, दिस एक्शन इज नोन एज वॉल्यूंटरी एक्शन। लेकिन क्या दिल को धड़कना मेरी मर्जी से हो सकता है? क्या मैं मेरी धड़कनें रोक सकता हूं? नहीं। क्या मैं मेरी धड़कनों को चला सकता हूं? नहीं। ये सब इनवॉल्यूंटरी हैं, दैट आर नॉट इन माई कंट्रोल, ठीक है। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ये सब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता चाहकर भी। पोन्स जो है ये भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कंट्रोल करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है किससे, पोन्स से कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसको सॉल्व करते हैं 25 में। इन आर एक्शंस ऑफ राइटिंग और टॉकिंग, our nervous system communicates with the muscles,
बहुत बढ़िया है। राइटिंग और टॉकिंग में हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है मसल्स से, बिल्कुल करता है, क्योंकि मसल्स के थ्रू ही हम राइट कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर देखो, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट ध्यान से समझना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पर एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। यानी ए और बी, मतलब असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट कनेक्टेड एट ऑल। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इज इट क्लियर? तो बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है जो 20 में भी आया, 23 में भी आया। नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन। मेंटेनिंग द पोस्चर बैलेंस। कौन मेंटेन करता है पोस्चर बैलेंस? सेरेबेलम। ठीक है, ऐसे और भी हैं जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, कौन करता है ये? भाई हमारा जो बीटिंग ऑफ हार्ट है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। जनरली इनवॉल्यूंटरी एक्शन कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, उसके बाद थिंकिंग, ब्लड प्रेशर। देखो थिंकिंग क्या है? फोर ब्रेन का पार्ट है थिंकिंग, डिसीजन। तो ये तो मेनली फोर ब्रेन में भी सेरेब्रम बोलते हैं इसको ना, सेरेब्रम। ठीक है, यहां पर क्या है? मेडुला। यहां पर भी क्या है? मेडुला। ब्लड प्रेशर भी मेडुला द्वारा होता है। ठीक है, पॉन्स का काम है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कि प्लांट में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरली प्लांट में हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। कोई प्रकार का यहां पर जो है नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई न्यूरल नेटवर्क यहां पर नहीं है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पर अगर मैं बात करूं तो प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम और किसी प्रकार के कोई मसल्स टिश्यूज लाइक एनिमल। यहां पर जो मूवमेंट्स होंगे या जो रिस्पॉन्सेस होंगे सारे के सारे क्या होंगे? हार्मोनल होंगे। यानी कि दे यूज द केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। यानी यहां पर केमिकल मीन्स यानी केमिकल मैसेंजर्स यूज होते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं और इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। किसमें? प्लांट्स में। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, ब्रॉडली जो है कैटेगराइज्ड इन द टू वेज। एक है नॉन ग्रोथ मूवमेंट या इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, और एक है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, यहां पर जो बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है दैट इज नॉट इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं आप लोगों को बता देता हूं, दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में। एक होता है नास्टिक मूवमेंट, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक और ट्रॉपिक। अगर आपने इन दोनों मूवमेंट्स को समझ लिया तो इस चैप्टर का जो ये हिस्सा है मूवमेंट वाला, ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इसके हर क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करेंगे और कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा। नास्टिक मूवमेंट जो है वो मूवमेंट होते हैं जो डायरेक्शनल नहीं होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, जैसे अभी मैं आप लोगों को काफी सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अच्छा, यहां पर ग्रोथ का मैटर भी नहीं होता, यानी नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ की वजह से हो रहा है, नॉन डायरेक्शनल नॉन ग्रोथ। ट्रॉपिक में अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है कि स्टिमुलाई की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। यानी जो चेंज है जिसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट होना है, भाई मूवमेंट किस में होगा? किसी एक्सटर्नल चेंज में, यानी किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होगा मूवमेंट। अब वो स्टिमुलाई जो है उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा इसका मूवमेंट, तो डायरेक्शनल मूवमेंट होगी ट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, ये अगर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है तो ग्रोथ एकदम से तो नहीं होती है, बहुत ज्यादा फास्ट तो ग्रोथ नहीं होती है कि क्विकली ग्रोथ हो गई, नहीं, ये स्लो होंगे। यानी जितनी भी मूवमेंट में यहां पर बोल रहा हूं ट्रॉपिक मूवमेंट दैट आर स्लो मूवमेंट, और यहां पर ये होंगे क्विक, फास्ट और इमीडिएट। यानी यहां पर नॉन ग्रोथ मूवमेंट और इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो क्या, कौन से मूवमेंट है? दीज आर नास्टिक मूवमेंट्स। कौन से मूवमेंट है भाई? ये नास्टिक मूवमेंट्स। और ये जो मूवमेंट है ड्यू टू ग्रोथ, ये कौन से मूवमेंट है? ट्रॉपिक मूवमेंट। अभी यहां पर हम समझते हैं कि हमें नास्टिक और ट्रॉपिक कैसे समझना है। आप लोगों ने एक प्लांट का नाम सुना होगा, मिमोसा पुडिका। क्या सर, समोसे और पुड़ी? अरे भाई समोसे और पुड़ी नहीं, मिमोसा पुडिका, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है।
बॉटनिकल नेम है किसका? छुई मुई, जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। क्या बोलते हैं इसको हम? टच मी नॉट प्लांट। ठीक है ना, यहां पर लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आगे लिखा होगा, टच मी नॉट प्लांट में लिख देता हूं, टच मी नॉट। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं छुई मुई प्लांट। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है मिमोसा पुडिका। ठीक है, मिमोसा पुडिका, समोसा और पुडी। तो ये जो मिमोसा पुडिका है, जैसे आप इसे टच करते हैं, जैसे आप इसे टच करते हैं, टच करते इसकी लीव्स जो है विल्ट हो जाती है, मुड़ जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। आप बोल रहे हो कि सर टच होते ही? बिल्कुल टच होते हैं। तुरंत होता है क्या? बिल्कुल तुरंत होता है। क्विक होता है, फास्ट होता है। ठीक है, अच्छा डायरेक्शनल होता है क्या? आप ऊपर से टच करो तो भी लीव्स उधर ही फोल्ड होंगी, चाहे आप उसे नीचे से टच करो बैक साइड से तो भी लीव्स एक ही डायरेक्शन में फोल्ड होंगी। यानी यहां पर जो स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती। क्या मैटर करता है? सिर्फ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसा होगा? फिक्स डायरेक्शन में। कैसा होगा? और फास्ट एंड क्विक। यानी ये कौन सा मूवमेंट है? नास्टिक मूवमेंट। यानी ये इमीडिएट रिस्पॉन्स स्टिमुलस का, और इसको हम क्या बोलेंगे? नास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन भी आया इस पर 25 में। प्लांट हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स इवन देन दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ छुई मुई। टच मी नॉट प्लांट, व्हेन टच्ड बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, हाउ इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इन टच मी नॉट प्लांट? What enables the plant cells to bring out the observable response? Differentiate the movement mentioned above from the movement of tendrils in the pea plant. अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें pea plants के जो tendrils हैं उनके मूवमेंट भी समझ में आएंगे कि वो कैसे मूवमेंट है, और जो सुई मुई का मूवमेंट है टच मी नॉट प्लांट का वो कैसा मूवमेंट है। अच्छा एक और बात, ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम है ये कैसे होता है? ये होता है केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, यानी हॉर्मोन्स के थ्रू ये होता है। ठीक है, व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स? टच को सेंस करते हैं ये, और टच के सेंस होते ही यहां पर क्या होता है? मेनली अगर मैं बात करूं तो इनमें कुछ सीक्रेशंस होते हैं या फिर कुछ चेंजेस होते हैं अंदर, हार्मोनल चेंजेस, जिसके वजह से रिस्पॉन्ड करती है ये। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ। अगर मैं यहां पर इमीडिएट रेस्पॉन्स वालों की बात करूं, द प्लांट रादर मूव इट्स लीव्स इन रेस्पॉन्स टू द टच। सेंसिटिव प्लांट्स गिव इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट अकर्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। प्लांट कम्युनिकेट्स दैट इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड। ठीक है, ये टच मी नॉट प्लांट के बारे में अपन ने बात करी, ये क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, और जिनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। नास्टिक मूवमेंट समझ लिया अपन ने, अब यहां पर ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा वो जो मूवमेंट है ना छुई मुई को, उसको थिग्मोनास्टिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिग्मोनास्टिज्म। जैसे यहां पर थिग्मोट्रोपिज्म भी आएगा आगे, तो ऐसे थिग्मोनास्टिज्म। तो यहां पर क्या होगा? मेनली ये जो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड होगा ये ग्रो करके दिया जाएगा, और ये ग्रोथ जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, यानी डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। ठीक है, दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल ड्यू टू विच द प्लांट अपीयर्स मूविंग। अब देखो कुछ प्लांट, जैसे कि यहां पर मैंने बताया पी प्लांट के टेंडल्स, पंकिन्स, कुकुम्बर्स, इन सब का नेचर होता है कि ये क्लाइंब अप करते हैं जैसे इनको कोई सपोर्ट मिल जाए। इनके जो टेंड्रिल्स हैं ये टच सेंसिटिव होते हैं। कैसे सेंसिटिव होते हैं? दीज आर टच सेंसिटिव, यानी टेंड्रिल्स ऑफ पंपकिन, पी, कुकुम्बर जो है टच सेंसिटिव होते हैं। और ये जो टेंड्रिल्स हैं ये जैसे ही कोई कांटेक्ट मिलेगा इनको, जैसे ही कोई सपोर्ट मिलेगा, ये टेंड्रिल्स उस सपोर्ट के अराउंड रोल ऑन होना शुरू हो जाएंगे। ये रोल ऑन होना कैसे शुरू होंगे? कि जो सपोर्ट वाला हिस्सा है, लाइक मैं यहां पर बात करूं, ये मेरे पास जो है सपोर्ट है, यहां पर जो टेंड्रिल इसके टच में है, मेरी बात ध्यान से समझना, जो टच वाला पोर्शन है, दैट साइड ऑफ टच जो है वो लेस ग्रो करेगी और जो ऑपोजिट साइड है ज्यादा ग्रो करेगी। तो दूसरी पार्ट, जैसे ये वाली पार्ट कम ग्रो करेगी ऊपर वाली पार्ट, तो ये तो छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला लंबा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? राउंड होने लग जाएगा, फोल्ड होने लग जाएगा। यानी यहां पर है कि पार्ट ऑफ द टेंड्रिल दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट से दूर है
किसी टेंड्रिल का पार्ट, वो टेंड्रिल का पार्ट ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये टेंड्रिल्स उस सपोर्ट को सर्कल करना, उस सपोर्ट के अराउंड सर्कल करना शुरू कर देते हैं और उसके अराउंड ये क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। यानी यहां पर जो मूवमेंट है वो ग्रोथ का मूवमेंट है, यानी एक साइड कम ग्रो कर रही है, दूसरी साइड ज्यादा ग्रो कर रही है, इस वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये इस प्रकार के जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ये कुछ विशेष टाइप के यहां पर कैटेगराइज्ड हैं, जैसे कि अगर लाइट के रिस्पॉन्स में होता है तो हम उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होता है तो हम उसे जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। वाटर के रिस्पॉन्स में होता है तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म, और कुछ केमिकल्स के रिस्पॉन्स में होता है तो उसे कीमोट्रॉपिज्म हम बोलते हैं या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। अब यहां पर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में समझते हैं। आप सब लोगों ने जो है सनफ्लावर देखा होगा। सनफ्लावर जो होता है वो सनलाइट जिधर भी होती है उधर बैंड हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है ऐसा? तो यहां पर क्या होता है कि अभी अगर मैं बात करूं ऐसे मूवमेंट की, आपने कई सारे प्लांट को देखा होगा कि अगर आप उसको शेडो रीजन में रख दें और एक साइड से धूप आ रही है तो उसकी लीव्स जो है धूप की तरफ बैंड हो जाती है, क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। अब क्या होगा कि जिस साइड, जैसे मान लो ये प्लांट है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना, देखो प्लांट में बहुत अच्छा बना देता हूं, यहां पर सन है, सन से लाइट आई, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है, ये लाइट रीजन है, ठीक है। ये वाला कौन सा रीजन है, शेडो रीजन, क्योंकि इधर तो धूप है इधर धूप नहीं है, इधर तो छाया होगी, इसकी शेडो होगा। तो शेडो रीजन में जो है केमिकल्स यानी कि जो इनके ग्रोथ हार्मोन्स है वो ज्यादा डिफ्यूज कर जाते हैं। यानी इस साइड पर जो है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो शेडो रीजन है, शेडो रीजन में ज्यादा ग्रोथ होगी, यहां पर डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन्स जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये पीछे वाला पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा, आगे वाला कम करेगा। अब ये ज्यादा ग्रो करेगा तो क्या ये ऐसे बैंड हो जाएगा, यानी ये ऐसे बैंड हो जाएगा क्योंकि पीछे से ज्यादा ग्रोथ हो गई, तो ये टुवर्ड्स द सन बैंड हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। तो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ये जो फिनोमेना है इसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, शूट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करती है और जो ग्रोथ होती है रूट की वो अवे फ्रॉम द लाइट होती है, ऑपोजिट होता है रूट्स की। यहां पर आप देखोगे ये लाइट की तरफ, ये लाइट से अवे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। यानी जो उसकी साइड में होगी, डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव और जो ऑपोजिट होगी नेगेटिव। जियोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करूं तो यहां पर स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी। आप हमेशा कभी भी प्लांट को ऐसे आड़ा करके रख दो, लीव्स कभी भी नीचे नहीं जाएंगी, लीव्स जो है हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी, यानी ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। रूट्स हमेशा जमीन की तरफ जाती हैं तो इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। यहां पर बात करें तो जो स्टिमुलाई है वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो भी मूवमेंट होता है प्लांट में उसको जियोट्रॉपिक मूवमेंट हम बोलते हैं। रूट्स ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, डाउनवर्ड, व्हाइल द शूट्स ऑलवेज ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करूं तो हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर के रिस्पॉन्स में होता है। आप अगर देखें कि कोई तालाब है, तालाब के किनारे आपने पौधे लगा दिए, पेड़ लगा दिए, तो जो तालाब के किनारे के पेड़ होंगे, आप जानते हो कि एक तरफ तालाब है, दूसरी तरफ पूरा लैंड पार्ट है, तो जो प्लांट है जो उसके किनारे पर हैं उनकी रूट्स हमेशा तालाब की तरफ बैंड हुए मिलेंगे, क्योंकि वाटर के रिस्पॉन्स में वहां पर मूवमेंट होगा और उसको हम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट या फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ऐसे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो स्टिग्मा होता है किसी भी फ्लावर का, उस पर पोलन ग्रेन्स आते हैं और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन के दौरान जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं, जो उसकी जो मेन स्टाइल होता है उसके अंदर केमिकल चेंज आता है, और उस केमिकल चेंज के रिस्पॉन्स में पोलन ट्यूब जनरेट होती है टुवर्ड्स द ओवरी। यानी डायरेक्शनल मूवमेंट है, किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है, केमिकल चेंज के रिस्पॉन्स में। तो कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस।
दिस फिनोमेना इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म, और इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल्स और ओवेरी ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे जो है मूवमेंट्स हो गए, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो गए। अब इस पर आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलन ट्यूब की ग्रोथ वाला जो है कीमोट्रॉपिज्म कहलाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड राइट द टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय द प्लांट। यहां पर आप देखो, ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। यहां पर रूट, अच्छा इसमें लिख भी दिया, ये आंसर डायरेक्टली लिख दिया इन्होंने प्लांट के ऊपर। तो ये रूट जो है और शूट जो है, इनमें आपको स्टिमुलस मेंशन करना है। इन ईच केस स्टिमुलस क्या है यहां पर? ग्रेविटी। इसका टाइप मेंशन करना है, जो कर दिया यहां पर, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यानी जियोट्रॉपिज्म पर 20, 24, 25 पर क्वेश्चन आया, 26 में भी आ सकता है। फिर 23 का क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट। इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। क्या ये टच और टेम्परेचर पे होता है? आगे देखो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड। बिल्कुल भाई, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ना, वो डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, तो ये भी गलत है। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टीम। इट इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। बिल्कुल सत्य वचन तो डी है। ये सारे जो हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं। अब हम केमिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि किस प्रकार से केमिकल कम्युनिकेशन होता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है? देखो, हमारी जो सेल्स है ये कॉन्टिन्यूअसली क्रिएट करती है और ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ऐसा है क्या? नहीं, कॉन्टिन्यूअसली नहीं कर सकती। इस वजह से क्या है कि ये दूसरा मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो भी यूज करते हैं। तो मोस्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है यूज अनदर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेल्स, जिसको हम केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं होगी, कोई केमिकल कंपाउंड रिलीज होगा, वो ब्लड में डिफ्यूज होगा और ब्लड में डिफ्यूज होकर उसकी जहां पर आवश्यकता है या जहां तक उसे जाना है वहां तक ट्रांसपोर्ट होगा। वहां पहुंचकर जो भी उस सिग्नल के अकॉर्डिंग, उस मैसेज के अकॉर्डिंग एक्टिविटी परफॉर्म होनी है वो होगी। ठीक है, तो इन दिस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अ केमिकल कंपाउंड इज रिलीज व्हिच वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। अदर सेल्स अराउंड it detect the compound using special molecules. They can recognize and transmit the information carried by it. वो recognize भी कर सकती है कि क्या information इसके द्वारा ट्रांसमिट हुई है और उसके accordingly ही वो एक्ट भी कर सकती है। और ऐसे जो केमिकल कंपाउंड है those are known as hormones। क्या कहलाते हैं? ये हॉर्मोन्स कहलाते हैं। अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये प्लांट में किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो जनरली जो है प्लांट के अंदर काफ़ी सारे प्लांट हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनको फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, ये एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और जनरली दो कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड करते हैं, एक है ग्रोथ प्रमोटर, एक है ग्रोथ इनहिबिटर। टोटल मिलाकर यहां पर लगभग 4 हार्मोन्स की बात हुई है, लेकिन एक हार्मोन एडिशनली जो है नोट्स की तरह से मैं यहां पर दे दूंगा, यानी टोटल मिलाकर हम 5 हार्मोन की बात करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीन। देखो, ऑक्सीन पर कई बार क्वेश्चन आया है, अभी देखो, दीज आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन द टिप ऑफ शूट। ये ऑक्सीन कहां पर सिंथेसाइज होता है? टिप्स ऑफ शूट। यानी ऑक्सीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू द increase in the height of the plant. It helps them to grow longer. When plant are placed facing a light source, यहां पर जो बात कर रहा था ना मैं फोटोट्रोपिज्म में, वो ऑक्सीन की डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो when plant are placed facing a light source, they show bending towards it. This is because the oxygen diffuses towards the shady region of the shady side of the shoot, stimulating the grow longer.
यहां पर अगर हम बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो शेडी साइड पर ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि जो शेडी रीजन है दैट विल ग्रो मोर एज कंपेयर टू दी जो है लाइट रीजन। अब एक है जिबेरेलिन। जिबेरेलिन जो हार्मोन है मेनली ये स्टेम और फ्लावर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी भी ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन इसमें जो है लॉन्गर साइड को ज्यादा ग्रो नहीं करता, ये गर्थ को ग्रो करता है, यानी प्लांट को ज्यादा मोटा बनाता है, स्टेम को ग्रो करता है, फ्लावर्स को ग्रो करता है। फिर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में जो वर्ड है ना साइटो, इसका मतलब होता है सेल और किनिन्स का मतलब होता है डिवीजन, यानी ये वो हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, यानी ये ग्रोथ करेगा, सेल डिवाइड होंगी तभी तो ग्रो होंगी। तो दीज आर द हार्मोन्स विच प्रमोट द सेल डिवीजन, और इसकी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उस जगह पर रहेगी जहां पर रैपिड सेल डिवीजन की आवश्यकता है, जैसे कि फ्रूट्स के फॉर्मेशन में, जैसे कि सीड के फॉर्मेशन में, यानी ये वो जगह है जो रैपिड एरियाज ऑफ सेल डिवीजन है, यानी ये भी ग्रोथ के लिए है, सेल डिवीजन से भी ग्रोथ होती है, लेकिन मेनली फ्रूट्स और जो सीड्स बनते हैं वहां पर ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन होता है, तो वहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन साइटोकिनिन की ज्यादा होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे। एक है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसन का मतलब होता है किसी चीज को कट कर देना, किसी चीज को रोक देना, तो ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को कट कर देते, रोक देते हैं, तो इट इज ग्रोथ इनहिबिटर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी जो पत्तियां सूख कर गिर जाती है ना पौधों से, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन, हमारे, अच्छा इथाइलिन जो है ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट लेवल पर तो आप इसे ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं, लेकिन जब फ्रूट राइप हो जाता है तो डिटैच हो जाता है प्लांट से, तो जो डिटैचमेंट का जो प्रोसेस है दैट इज ग्रोथ इनहिबिटर प्रोसेस, ठीक है। तो इथाइलिन दोनों में आता है, ग्रोथ प्रमोटर में भी, ग्रोथ इनहिबिटर में भी, ठीक है। तो यहां पर हमने ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन पढ़ा, ऑक्सिन सेल के इलोंगेशन में काम करेगा, जिबेरेलिन गर्थ को बड़ा करेगा, साइटोकिनिन सेल डिवीजन को प्रमोट कर देगा, एब्सिसिक एसिड जो है विल्टिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन जो है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, ये इथाइलिन है। और आर्टिफिशियली फ्रूट को जब पकाते हैं ना, ये जो फ्रूट वाले हैं ये इथाइलिन से ही पकाते हैं। अब देखो क्वेश्चन है 23, 24, 25 में, द प्लांट हार्मोन हुज कंसेंट्रेशन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ऑक्सिन का है भाई। ऑक्सिन क्या करता है, लॉन्गर ग्रो कराता है शूट्स को, ठीक है, ऑक्सिन। जिबेरेलिन स्टेम को और फ्लावर को ग्रो कराता है, यदि गर्थ को ग्रो करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट करता है। एड्रेनलिन जो है ह्यूमन हार्मोन है, ये प्लांट का हार्मोन नहीं है। ये 24, 25 में क्वेश्चन आया, देखो द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। भाई रैपिड सेल डिवीजन में क्या होगा, साइटोकिनिन, आप सब लोग समझते हैं, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन जो है। इसके बाद 24 में भी आया क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन दैट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन कॉजेज करता है, एब्सिसिक एसिड है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो यार हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन 23 में, नेम अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ शूट। ये वही फोटोट्रोपिज्म के दौरान ऑक्सिन के डिफ्यूजन की बात कर रहा है। तो नेम अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ द प्लांट व्हेन इट इज एक्सपोज टू द यूनिडायरेक्शनल लाइट, हाउ डज इट प्रमोट द फोटोट्रोपिज्म। तो यहां पर भाई वो ऑक्सिन है, और ऑक्सिन के डिफ्यूजन का भी तुम डायग्राम बनाकर दिखा सकते हो। दैट इज बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है और आप आंसर कर दोगे। अब एनिमल हॉर्मोन्स की बात करते हैं। तो एनिमल हॉर्मोन्स जो है जनरली जो है एक बहुत ही तगड़े सिस्टम के तरीके से चलता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन बोले तो यानी इनके सीक्रेशन डायरेक्ट किस में ऐड हो जाते हैं, ब्लड में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम उनको बोलते हैं जो क्या करती हैं, डायरेक्ट अपने सीक्रेशन को यानी डायरेक्ट जो रिलीज कर रही है उसे ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर दे, ब्लड में रिलीज कर दे, ठीक है ना। और फिर ब्लड में ये रिलीज हो गया तो दे आर कैरीड टू द स्पेसिफिक ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी हेल्प से ये सारे के सारे जो एनिमल हार्मोन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड ने ब्लड में ऐड किए हैं वो टारगेट लोकेशन, टारगेट साइट तक पहुंच जाएंगे। मेनली यहां पर जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें कुछ कुछ हार्मोन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उनको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला है पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में आप सब लोग जनरली समझते हैं, ये मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है। क्या कहलाती है ये? मास्टर ग्लैंड। यानी ये वो ग्लैंड है जो दूसरी ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को भी कंट्रोल करती है। इसका मेन जो हार्मोन होता है वो है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। यानी हम कितने लंबे होंगे, कितने विशाल होंगे, छोटे होंगे, ये सारा ग्रोथ रिलेटेड मैटर जो है कौन करता है यहां पर? पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ को रेगुलेट करती है। अच्छा, इसका एक और विशेष फंक्शन है, इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनकी फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करती है। दैट्स व्हाई इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। आर यू गेटिंग? उसके बाद थायराइड है। थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। थायरोक्सिन हार्मोन का मेन काम क्या होता है? बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, अच्छे से मेटाबॉलिज्म चलता रहे, अच्छे से चीजें डाइजेस्ट होती रहे, प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी का वो भी होता रहे, प्रॉपर एनर्जी फॉर्मेशन भी होता रहे। इससे हमारी ग्रोथ जो है वो बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। ठीक है, इससे हमारी ग्रोथ बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। ये थायरोक्सिन हार्मोन। फिर एक पैराथायरॉइड ग्लैंड है। पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन जो है सीक्रेट करती है। पैराथॉर्मोन का मेन एक ही काम है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को बनाए रखे, ताकि हमारी बोन्स और ये सब चीजें जो है अच्छे से चलती रहे, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है स्ट्रांग रहे, स्ट्रेंथ अच्छी रहे। ये जो कैल्शियम बैलेंस है, इस स्ट्रेंथ के लिए वो पैराथॉर्मोन वो है, वो बैलेंस करता है। फिर एक एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर होती है, पेयर में होती है। किस में होती है? पेयर में, ध्यान रखना, जोड़े से होती है। यहां पर अगर आप बात करोगे तो पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड ये सिंगल ग्लैंड्स है, ये जोड़े में नहीं होती, पेयर्स में नहीं होती। एड्रिनल ग्लैंड्स पेयर में होती है। ठीक है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इमरजेंसी। इसको डू एंड डाई हार्मोन भी बोलते हैं अपन। दिस हार्मोन इज नोन एज डू एंड डाई। ये इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को प्रिपेयर करता है अपने को, और हमें हिम्मत देता है ताकि हम उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करके रख सकें। फिर पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज यहां पर हार्मोन भी सीक्रेट करती है जिसका नाम इंसुलिन है। इंसुलिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। फिर टेस्टिस है। टेस्टिस जो है, अगेन दिस ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेयर्स। आप लोगों ने देखा है 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, तो ये पेयर में होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है कि ये कंट्रोल करता है किसको? ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्रोथ और डेवलपमेंट ये कंट्रोल करता है। कौन? टेस्टिस से रिलीज हुआ टेस्टोस्टेरोन। और ओवेरीज, फीमेल्स में अगर हम बात करें तो फीमेल्स में क्या होती है? ओवेरीज होती है, दैट आर आल्सो इन द पेयर। और ये ओवेरीज जो है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। उनका भी काम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं फीमेल्स में, वो इनिशिएट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब यहां पर कुछ लोकेशंस भी देख लो। देखो, सबसे पहले अब अगर अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस ब्रेन में, पीनियल भी ब्रेन के पास है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहां पर ही है। ठीक है, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस। थाइमस जो है ये लंग्स के पास होती है। फिर उसके नीचे चलेंगे आप तो ये एड्रिनल ग्लैंड है, किस पर? किडनी पर। किडनी, दोनों किडनियों के बीच पेंक्रियाज होती है। मेल्स में अगर हम बात करेंगे तो गोनेड्स होते हैं, जिनको हम टेस्टिस बोलते हैं मेल्स में। ठीक है, फीमेल्स में बोलेंगे सारा का सारा सिस्टम सेम है, बट जो गोनेड्स है वो डिफरेंट होते हैं। यहां पर गोनेड्स जो है ओवेरीज होती है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, और यहां पर टेस्टोस्टेरोन होता है। बाकी सारा का सारा सिस्टम मेल और फीमेल में सेम है। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर मान लो हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाए। हार्मोनल डिसऑर्डर क्यों होगा? अगर ज्यादा हार्मोन का सीक्रेशन हो गया, हाइपर सीक्रेशन, तो भी प्रॉब्लम है। और अगर कम हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है एक निश्चित लेवल से, तो हाइपो सीक्रेशन हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम है। तो ऑल हार्मोन सीक्रेटेड इन आवर बॉडी आर रिक्वायर्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट में होने चाहिए। अगर स्लाइटली मोर हो गया तो हाइपर सीक्रेशन बोलेंगे, और स्लाइटली लेस हो गया तो हाइपो सीक्रेशन बोलेंगे। और दोनों ही केस जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट डिसऑर्डर्स ला सकते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 25 में एक क्वेश्चन आया कि हार्मोन एक्स इज सीक्रेटेड इन द ब्लड व्हेन पर्सन इज अंडर स्केरी सिचुएशन। स्केरी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, डू एंड डाई सिचुएशन, कौन सा? एड्रिनलिन हार्मोन।
कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर। पेयर्स में होती है क्या? बिल्कुल होती है। आइडेंटिफाई द हार्मोन एक्स। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनलिन हार्मोन। एंड द ग्लैंड दैट सीक्रेटेड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। एक्सप्लेन इट्स रोल इन डीलिंग विद द स्कैरी और इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये हमें प्रिपेयर करता है इन द इमरजेंसी सिचुएशन, ताकि हम उस सिचुएशन से एस्केप आउट हो सके। हार्मोन को डिफाइन करने हो, हार्मोन क्या है? तो दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स जो डिफ्यूज होते हैं ब्लड में और फिर फलाना लिखाना होता है। हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन द प्रिसाइज क्वांटिटी। देखो, हाइपोसेक्रेशन एंड हाइपर सेक्रेशन दोनों आपको यहां पर डिफाइन करना है, ठीक है। वी हैव अ फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म को अभी हम समझते हैं, ये आगे हमारे पास आने वाला है। 24-25 में सेम क्वेश्चन है कि पर्सन व्हाइल क्लाइंबिंग अप रॉकी हिल कम्स इनटू अ पैनिक स्टेट एंड फियर, हिज बॉडी स्टार्ट रिएक्टिंग इन द फाइट और फ्लाइट। तो फाइट और फ्लाइट, डू एंड डाई, फाइट और फ्लाइट, अगेन एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा? एड्रिनल ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर। पेयर में होती है क्या? बिल्कुल होती है। नेम द हार्मोन सीक्रेटेड इन द ब्लड ऑफ द पर्सन इन द सिचुएशन। नेम द सोर्स ग्लैंड जो इसका हार्मोन सीक्रेट कर रही है इन दिस कंडीशन। स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी ऑफ द पर्सन एज रिजल्ट ऑफ द सीक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है। हाउ डज द एक्शन ऑफ केमिकल सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ द हार्मोन डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वाया द नर्व सेल। तो स्पीड ये सारा कुछ मैटर आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेलेक्ट आउट द फॉलोइंग अ ग्लैंड विच डज नॉट अकर्स एज अ पेयर। देखो, मैंने पेयर की बात करी, इसलिए करी क्योंकि 24 में क्वेश्चन है कि जो पेयर में नहीं है, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड पेयर में है? नहीं है। ओवरी पेयर में बिल्कुल है। टेस्टिस पेयर में बिल्कुल है। एड्रिनल पेयर में बिल्कुल है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं है उसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आगे देखो, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। और इनके फंक्शन भी लिखने हैं, ठीक है ना, और इनके डिसऑर्डर भी लिखने हैं जो हो सकते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड, ठीक है। ये कैसे रेगुलेट किया जाता है? ये फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा किया जाता है। चलो फीडबैक मैकेनिज्म को समझते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये हार्मोन के अमाउंट को और हार्मोन की टाइमिंग को रेगुलेट करते हैं। कैसे होता है? टाइमिंग और अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर देखो शुगर लेवल ब्लड के अंदर आ गया, शुगर लेवल इन ब्लड राइज, अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज हो जाता है तो दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज की सेल्स है उनसे डिटेक्ट कर लेती हैं कि ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल हो गया, जो रिस्पॉन्ड करता है बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, जिसकी वजह से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन? पेंक्रियाज। यानी ब्लड में शुगर लेवल राइज हुआ, पेंक्रिया ने इस चीज का पता लगाया, पेंक्रिया ने इंसुलिन सीक्रेट किया। ये इंसुलिन जो है, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, इंसुलिन सेक्रेशन इज रिड्यूस्ड। और ये हाई इंसुलिन होते ही क्या हो जाएगा? हाई इंसुलिन होते ही जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए उस शुगर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी। तो जैसे ब्लड में से वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर चला जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, और जैसे डाउन होगा ये जो इंसुलिन है इसका सेक्रेशन कम हो जाएगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। तो यहां पर फ्लो चार्ट से समझाया कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाया है, भोजन खाया है, उससे क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल राइज हो जाएगा। फिर पेंक्रिया की जो बीटा सेल हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेगी और इंसुलिन सीक्रेट करेगी। वो तब तक करेगी जब तक ये पूरा का पूरा ग्लूकोज टेकअप नहीं हो जाता, और जैसे ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा ये इंसुलिन का सिक्रेशन भी डाउन हो जाएगा, और इंसुलिन जब डाउन हो जाएगा तो फिर यहां पर क्या होगा? ग्लूकोज नहीं एब्जॉर्ब होगा। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है। तो राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन द रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कोज्ड ड्यू टू इट। तो ये डायबिटीज है मेनली, डायबिटीज कई बार एग्जाम में आया है तो आप सब लोग इसको लिख लें। डायबिटीज जिसको शुगर की बीमारी भी बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है? ये इंसुलिन की वजह से होता है। तो हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड शुगर रेगुलेटेड? तो यहां पर आपको फीडबैक मैकेनिज्म अच्छे से समझाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने लगभग वो सारे क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने हैं और जाते हैं।
सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं अपन अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट में बताना ना भूलना कि कौन सा चैप्टर चाहिए। थैंक यू वेरी मच।